हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस एग्जाम की प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। और आज हम बात करने वाले हैं कि मैथ्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइम पहले नहीं तैयारी शुरू की है और अभी पढ़ना स्टार्ट किया है तो आज बात करने वाले हैं कि मैथ्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं या फिर मैंने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं वो सभी टॉपिक्स मैं आप सभी को बता देती हूँ। क्योंकि जो मेरे पास बुक है ना मैथ्स की, उसके अंदर जो टॉपिक है उससे अलग भी मैंने कुछ टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, तो वो भी मैं आप सभी को आज बताने वाली हूँ मैंने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हुए हैं मैथ के लिए। तो अगर मैं बात करूँ, बुक तो मैंने ये वाली मंगाई हुई है, मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ, ये वाली बुक है मेरे पास मैथ की। तो पहले टॉपिक्स देख लेते हैं कि कौन कौन से। कुछ मैंने लिखे हुए हैं जो कि टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो मैंने अलग से पढ़े हुए हैं, जो बुक के अंदर नहीं थे। तो मैथ के अंदर सबसे जो पहले अलग से जो टॉपिक है, देखो इस बुक के अंदर तो जितने भी टॉपिक हैं वो सभी टॉपिक्स तो हमने पढ़े ही होंगे, लेकिन उसके अदर भी कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने अलग से पढ़े हुए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो रिमाइंडर थ्योरम मैंने पढ़ी हुई है। तो क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम अगर हम बात करें तो नंबर सिस्टम वाले पार्ट का काफी ज्यादा रोल है मैथ के अंदर। तो अगर हम पहले वाले पेपर की भी बात करें जो फरवरी में एग्जाम हुआ था, उसमें भी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आए हुए थे। तो मुझे लगता है इस वजह से मैंने नंबर सिस्टम को थोड़ा बेहतर करने के लिए रिमाइंडर थ्योरम वगैरह पढ़ी है। तो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ी है। रिमाइंडर थ्योरम में ऐसे होता है कि जिसमें मतलब यही बताना होता है कि कोई बहुत बड़ी सी संख्या दे दी जाती है हमें और उसको किसी संख्या से भाग करते हैं तो कि उसका रिमाइंडर क्या होगा। क्योंकि अगर हम नॉर्मल संख्या को भाग करोगे तो देखो हम नॉर्मल निकाल सकते हैं किसी भी संख्या को भाग देकर उसका रिमाइंडर, लेकिन अगर कोई संख्या दी हुई है उसकी बहुत बड़ी पावर दी हुई है और फिर उसमें पूछा जाता है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर थ्योरम में हमें ये सब निकालना बताया जाता है कि कैसे उसका रिमाइंडर निकलेगा। इसके लिए कुछ फॉर्मूले भी होते हैं, कुछ टोशन फॉर्मूला होता है और भी अलग तरह की चीजें होती हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम हमें याद कर लेनी है, मतलब पढ़ लेनी है एक बार कि कैसा होता है इसमें। तो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, मतलब कुछ ऐसा डिफिकल्ट और हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हो जाएगा इजीली। क्योंकि मैंने आई थिंक 4 से 5 पेज में है, ये मैंने लिखी हुई है, मतलब नोट बनाए हुए हैं इसके। और उसके बाद सेकंड टॉपिक है यूनिट डिजिट का। अगर यूनिट डिजिट की बात करूं तो यूनिट डिजिट का मैथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है और हमें नहीं समझ में आता है कि इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर क्या आ सकता है। तो हम यूनिट डिजिट से पता कर सकते हैं कि इसका आंसर एक्चुअली में हो क्या सकता है। अगर हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, चारों के ऑप्शन अलग अलग हैं, तो हम उसको यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं जब मल्टीप्लाई वगैरह होती है। मतलब अगर आपको यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है ना तो बहुत सारी चीजें सोल्व हो सकती हैं इससे। और अगर बाकी बात करूँ तो यूनिट डिजिट से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी संख्या दे दी जाती है कि इन सभी की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इन सभी को डिवाइड करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या होगा। स्पेशली यूनिट डिजिट के जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से आते हैं कि कोई भी एक संख्या दे दी जाती है और उसकी कुछ बहुत बड़ी सी पावर होती है, फिर उसमें पूछा जाता है कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो इस वाले चैप्टर में यही सब है कि यूनिट डिजिट निकालना, अगर किसी संख्या को जैसे 2 के लिए यूनिट डिजिट क्या होती है तो इस तरह से निकालना बताया जाता है। इसके लिए ना मतलब अलग अलग फॉर्मूले होते हैं हर चीज के लिए। जैसे 2 के लिए अलग फॉर्मूला होगा, 3 के लिए अलग, 4 की यूनिट डिजिट निकालने के लिए, जैसे 4 की कुछ बहुत बड़ी पावर दी हुई है उसको निकालने के लिए कुछ अलग फॉर्मूला होता है। जैसे कुछ संख्याओं की अगर मैं बात करूँ तो कुछ संख्याओं का यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहता है, जैसे 5 हो गया, 1 हो गया और 6 हो गया। इसका यूनिट डिजिट आप किसी चीज की कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, अगर लास्ट में 6 है तो वो 6 ही रहेगा। तो यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट में हमें यही सारी चीजें बताई हुई हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम और यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट दोनों पढ़ लेना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और नंबर सिस्टम से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो ये दोनों चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, रिमाइंडर थ्योरम भी और यूनिट डिजिट वाला पार्ट भी। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो मैंने नेक्स्ट, वैसे ये अलग से टॉपिक ही है, मतलब बुक में ये अलग से कुछ सब्जेक्ट के तौर पर नहीं दिया हुआ है, तो इसको मतलब अलग से चैप्टर नहीं है इस चीज के लिए। लेकिन ये वाला टॉपिक मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट है और इससे काफी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि होता है खपत वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, खपत वाले, मूल्य वाले, जिसमें किसी चीज मतलब एक चीज सेम होती है और उसमें उसका प्राइस देकर पूछा जाता है कि अगर इसका ये सेम रहेगा तो इसकी खपत क्या रहेगी, खपत में कितने की कमी की जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो पार्ट होता है ना, खपत वाले जो क्वेश्चन होते हैं, खपत और मूल्य वाले, ये जो क्वेश्चन होता है ये परसेंटेज वाले उसका पार्ट होता है, अगर बोले तो परसेंटेज वाले चैप्टर का ही पार्ट होता है ये। लेकिन इसको थोड़ा अलग से मैंने इसलिए लिखा है ताकि इस पर थोड़ा आप ज्यादा ध्यान दे सको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर। और अगर बात करूं वैसे मीन, मीडियन, मोड, और ये 3 भी चीज पढ़ लेना। वैसे मुझे नहीं पता कि इससे क्वेश्चन आते हैं नहीं आते, लेकिन इनका बेसिक हमें पता होना चाहिए। और मीडियन का अगर हमें पता होगा तो हम काफी चीजें सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि कभी कभी किसी किसी केस में ऐसा होता है कि मीन और मीडियन दोनों एक इक्वल होती हैं, तो ये थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए मीन मीडियन के बारे में। और मोड का तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है अगर आएगा भी तो। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बचता है जो कि एज वाला कॉन्सेप्ट है। एज निकालना तो ये बहुत अच्छे से आना चाहिए, जैसे कि अलग अलग एज का वो दिया होता है हमें, अलग अलग एज का मतलब रेशो दिया होता है
और उसके कुछ टाइम बाद का या उससे कुछ टाइम पहले का रेशो हमसे पूछा जाता है या फिर उसकी एक्चुअल एज पूछी जाती है। तो ये वाला इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट जो है रीजनिंग में भी काम करता है, मतलब रीजनिंग में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और मैथ के अंदर तो आते हैं, तो इस वजह से डबल इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको ज्यादा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है एज वाला कॉन्सेप्ट। तो एज वाले में डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते, काफी इजी क्वेश्चन होते हैं, हो जाते हैं। और अगर बात करूँ जो एज वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये रेशो वाले पार्ट में आ जाता है, बट मैंने इसको अलग से लिखा हुआ है ताकि थोड़ा इस पर ज्यादा ध्यान दे सके। और उसके बाद समांतर श्रेणी गुणात्मक श्रेणी जरूर पढ़ लेना, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ ना, 17 फरवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्जाम था उससे समांतर श्रेणी से क्वेश्चन आया हुआ था। अगर उससे पहले अगर मैं बात करूँ ना, तो किसी भी टीचर ने पढ़ाई हुई नहीं थी समांतर श्रेणी वगैरह या गुणात्मक श्रेणी। और इनका ना एक रिलेशन भी होता है, ये 3 श्रेणी होते हैं, एक हरात्मक श्रेणी होती है आई थिंक, तो इन तीनों का ना कुछ एक रिलेशन भी होता है, एक फॉर्मूला होता है जिससे ये तीनों कनेक्ट होती हैं। तो वो वाला फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगी, मैंने लिखा हुआ है कहीं, मेरा भी फिलहाल ध्यान नहीं आ रहा है कि क्या इनमें एक रिलेशन होता है तीनों के अंदर। वैसे किसी ने कराया नहीं हुआ था, लेकिन मुझे पता था क्योंकि मैंने ये वाली सीरीज भी ना पढ़ रखी थी। तो समांतर श्रेणी गुणात्मक श्रेणी को भी पढ़ लेना। समांतर श्रेणी से मेरे वाले सेट में 17 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ था, तो समांतर श्रेणी को पढ़ लेना। और इसका ना काफी चीजों में यूज होता है, कभी कभी मिडिल वैल्यू निकालने के लिए या फिर कितने नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए यूज हो जाता है इसका समांतर श्रेणी का, तो इसको पढ़ लेना। और इसमें ज्यादातर आएंगे तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, समांतर श्रेणी के इजी होते हैं। और उसकी अगर बात करूं 2D और 3D के बारे में, तो वर्ग, वृत्त, गोला, बेलन, शंकु, पिरामिड, प्रिज्म, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ट्रेपेजियम, त्रिभुज, त्रिभुज के प्रकार, घनाभ, जितने भी आते हैं ना 2D और 3D के अंदर, सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इसमें तो इजी क्वेश्चन होता है क्योंकि सब कुछ ना फॉर्मूला बेस्ड होता है। जब आपको फॉर्मूला याद है तो हो जाएंगे वो इजीली, तो फॉर्मूले वगैरह बस अच्छे से याद कर लें 2D और 3D के लिए। उसके बाद उसका क्वेश्चन तो इजी होते हैं इसके। और अगर मैं बात करूं तो जैसे आप सोच रहे हो कि पिरामिड और प्रिज्म क्या होता है, देखो पिरामिड कोई भी ऐसी आकृति होगी जो जैसे नीचे कुछ भी उसका आधार है, तो आधार समतल होगा, प्लेन होगा, लेकिन उसका जो टॉप पॉइंट होगा ना, वो सभी टॉप पॉइंट एक जगह पर जाकर जुड़े होंगे। जैसे पिरामिड आपको पता होगा ना, जो रियल वाले जो पिरामिड होता है जो इजिप्ट में है, तो इस तरह की जो कोई आकृति होगी वो पिरामिड कहलाएगी। लेकिन प्रिज्म वो होगा जिसका आधार भी सेम है और जो उसकी ऊपर जो छत जिसको बोल सकते हैं, वो दोनों चीजें जिसकी सेम होंगी। जैसे कि अगर मैं बताना चाहूँ तो बेलन को हम बोल सकते हैं प्रिज्म, और शंकु को हम पिरामिड बोल सकते हैं, क्योंकि शंकु का ना एक ही पार्ट ऊपर जाके, मतलब जितने भी पार्ट होते हैं नीचे से जो ऊपर जाएगी, तो वो एक ही पार्ट पर जाकर सभी जितनी भी उसकी फेसेस होंगी एक ही पार्ट पर जाकर मिलेंगी। और घनाभ को भी हम एक तरह का प्रिज्म ही बोल सकते हैं, वर्ग को भी एक तरह का प्रिज्म ही बोलेंगे, क्योंकि जो उसके समतल वाला पार्ट होता है ना, वही उसके ऊपर रूफटॉप वाला पार्ट होता है। तो इसलिए प्रिज्म और पिरामिड दोनों का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और जितने भी मैंने बताया ना, वर्ग, वृत्त, गोला, जितने भी 2D और 3D के पार्ट होते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टीज काफी अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे समचतुर्भुज की काफी सारी प्रॉपर्टीज होती है, समांतर चतुर्भुज की एक समचतुर्भुज के अंदर 4 समकोण त्रिभुज बनते हैं, तो ये वाली प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। और एक मेन क्वेश्चन बनता है जो कि जिसको अगर हम पढ़ते हैं तो उससे काफी सारे क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो त्रिभुज जो हम बनाते हैं उसके अंतर्वृत्त और उसके बाह्यवृत्त की त्रिज्या अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारे काफी सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। क्योंकि अभी जो मैंने एक चैप्टर पढ़ा था 2D वाला, सर की बुक से मैंने अभी 2D वाला जो चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर काफी क्वेश्चन थे जो इस पर बेस्ड थे। जब हमें त्रिभुज के अंतर्वृत्त या बाह्यवृत्त की उसका या तो उसका कुछ भी वर्गमूल निकलवा लिया, सॉरी वर्गमूल बोल रही हूँ, त्रिभुज के बाह्यवृत्त का या तो क्षेत्रफल निकलवा लिया जाता है या फिर उसकी परिधि। लेकिन अगर हमें वृत्त की परिधि भी निकालनी हो या फिर क्षेत्रफल भी निकालना हो तो हमारे पास सबसे ज्यादा जरूरी है त्रिज्या का होना, और त्रिज्या निकल सकती है इस फॉर्मूले से। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए अलग फॉर्मूला होता है और त्रिभुज के बाह्यवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए अलग फॉर्मूला होता है। तो इसमें मतलब ये जितना भी बात करोगा 2D और 3D वाला पार्ट है, इसके लिए सिर्फ फॉर्मूले की जरूरत होती है। और इन सभी के बाद जितनी भी फिगर मैंने बताई है ना, इन सभी की प्रॉपर्टीज हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल होता है 2D और 3D में, सिर्फ वो सबसे ज्यादा होता है उनकी प्रॉपर्टीज का। अगर हमें प्रॉपर्टीज याद है तो ये क्वेश्चन काफी इजी होता है। और जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने अलग से लिखा हुआ है वो है मैथ्स का वो वाला पार्ट, जिसमें इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि मैथ में इतने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं, साइंस में इतने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं, और तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत फेल हुए हैं। तो ये वाला डाटा निकालने के लिए जो इनका वेन डायग्राम बनाकर एक्चुअली हम सोल्व करते हैं ना, तो उस तरह के जो क्वेश्चन होता है, ये वाले क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने थोड़ा अलग से लिखे हुए हैं। तो जो मैंने पार्ट अलग से लिखा हुआ था वो यही पार्ट था। बाकी तो जितने भी चैप्टर्स हैं वो बुक के अंदर, मैं अभी आपको बुक के भी बता देती हूँ। इस वाली बुक के अंदर जितने चैप्टर हैं वो तो हमें पढ़ने ही है, लेकिन इसके अंदर जितने मैंने इस बुक अपने जो अलग से लिखे थे वो बताए ना, वो भी जरूर पढ़ लेना,
क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन थे ज्यादातर लास्ट एग्जाम्स में आए हुए हैं। जैसे समांतर श्रेणी की अगर मैं बात करूँ, रिमाइंडर थ्योरम, यूनिट डिजिट से, तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं इनसे। तो अब बात करते हैं बुक के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं, और वो जितने भी चैप्टर्स हैं ना वो सभी तो आपको पढ़ने ही हैं अभी, क्योंकि अगर हो सकता है एग्जाम शायद अगस्त में ही होगा, जुलाई में तो वैसे कम ही चांसेस है बहुत एग्जाम होने के। तो जितना भी हो सकता है अगस्त में एग्जाम हो सकता है, तो अभी आपके पास टाइम है, जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ सकते हो। बहुत ज्यादा नहीं है ये, क्योंकि अगर ये बुक की मैं बात करूँ तो इसमें 150 पेजेस है, आप इजीली इसको पढ़ सकते हो। तो मैं तो यही बोलूंगी कि आपसे कि जितना हो सके ना इन सभी चैप्टर्स को पढ़ लेना। ये मत सोचना कि सिर्फ हमें वही चैप्टर्स पढ़ने जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है जो अभी लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था, वो जिस पैटर्न का एग्जाम हुआ था उस पैटर्न का एग्जाम इस बार ना आए। अब काफी चेंजेस होकर आए। ऑफकोर्स सीधी सी बात है कि देखो क्वेश्चन वगैरह तो सभी चेंज होंगे, तो इस बार हो सकता है कि कुछ मतलब दूसरे चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, तो हमें सिर्फ वही चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं जिनसे क्वेश्चन पिछली बार आया था या फरवरी के एग्जाम में आया था। तो हमें सभी चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो हो सके तो इन सभी को पढ़ लेना। क्योंकि अभी आप सब बोल रहे थे ना कि इंपॉर्टेंट बता देना, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जितना भी हो सके ये वाले चैप्टर तो पढ़ने की कोशिश ही करना। फिर भी मैं आपको इनमें भी जो इम्पोर्टेंट है वो बता दूंगी। तो इस बुक में ना सबसे पहला जो चैप्टर है वो है परसेंटेज का। ये वाला चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी चैप्टर की अगर मैं बात करूँ, मैथ में जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो परसेंटेज से स्टार्ट होता है, क्योंकि काफी सारे चैप्टर्स होते हैं जो परसेंटेज पर ही बेस्ड होते हैं। जैसे परसेंटेज के बाद नेक्स्ट चैप्टर है इस बुक के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर। प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट तीनों मतलब एक ही इसके अंदर, सॉरी 2 चैप्टर्स बनेंगे इसी के अंदर है, प्रॉफिट वाला भी लॉस वाला, प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट, तो 2 चैप्टर्स इसी के अंदर है। तो परसेंटेज की बात करूं और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं या डिस्काउंट की बात करूं, तो देखो डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस पूरा का पूरा जितना भी ये चैप्टर होता है ये पूरा परसेंटेज पर बेस्ड होता है। और इसके बाद तीसरा चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट का, यानी कि साधारण ब्याज। ये वाला चैप्टर भी इस पर ही बेस्ड होता है परसेंटेज पर, मतलब काफी हद तक जितना भी क्वेश्चन होता है काफी परसेंटेज से रिलेटेड होते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज भी परसेंटेज पर रिलेटेड है। तो मतलब जितने भी चैप्टर्स बता रही हूँ ये पढ़ रहे हैं, जैसे कि परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही अच्छे से पढ़ लेना, इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर होता है वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का, लेकिन कोशिश करना कि एटलीस्ट बेसिक तो आप पढ़ लो इसका। और उसके बाद अगर बात करूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर पढ़ लेना, जिसके अंदर एज वाला चैप्टर भी आ जाता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत इजी इसके क्वेश्चन होते हैं, तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा इसमें। और पार्टनरशिप वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप से क्वेश्चन भी आया था लास्ट टाइम, तो पार्टनरशिप वाला चैप्टर जरूर पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। मिक्सचर और एलिगेशन वाला चैप्टर भी पढ़ना है। देखो हो सकता है कि मिक्सचर और एलिगेशन वाले चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हो या शायद सिलेबस में भी ना हो हमारे, लेकिन काफी सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ना इस जो मिक्सचर और एलिगेशन वाले चैप्टर से सोल्व हो सकते हैं इजीली। तो हमें देखना होता है कि हम कहाँ पर कौन से मेथड लगा सकते हैं। तो मिक्सचर और एलिगेशन वाला चैप्टर लगाकर काफी क्वेश्चन जो है इजी हो जाते हैं, तो ये वाला चैप्टर भी पढ़ लेना है। और इसके बाद एवरेज पढ़ना है, एवरेज से तो क्वेश्चन आता है, लास्ट टाइम भी आया था, तो एवरेज वाला चैप्टर तो जरूर पढ़ना है। और अच्छा है ये चैप्टर, इससे क्वेश्चन जरूर आता है एवरेज वाले चैप्टर से। और टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर से भी 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर है, काफी अच्छे से पढ़ लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। और पाइप एंड सिस्टम भी पढ़ लेना, ये तो टाइम एंड वर्क जैसे ही होता है पाइप एंड सिस्टम। और उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ लेना, इससे भी एक क्वेश्चन आने के चांस है, समय और दूरी। उसके बाद ट्रेन वाले क्वेश्चन जो होते हैं, और बोट एंड स्ट्रीम। वैसे बोट एंड स्ट्रीम का मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ आता है, लेकिन फिर भी आप पढ़ सकते हो, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सब कुछ इसमें टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर पर ही बेस्ड होता है, बोट एंड स्ट्रीम वाला चैप्टर। और उसके बाद नंबर सिस्टम, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से काफी क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपने देखा होगा 17 फरवरी वाले एग्जाम में भी काफी क्वेश्चन थे नंबर सिस्टम से। एलसीएम और एचसीएफ वाला भी पढ़ लेना, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट टाइम पर। बट अगर मैं बात करूँ ना एलसीएम और एचसीएफ से जो क्वेश्चन आए थे काफी इजी थे, लेकिन फिर भी हमें चैप्टर पढ़ना है अच्छे से, क्या पता इस बार इजी ना आए, थोड़ा और बेहतर लेवल के क्वेश्चन आए, तो हमें पढ़ लेना है। सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन आते हैं, सिंप्लीफिकेशन को भी पढ़ लेना है। और उसके बाद घातांक और करनी वाला भी चैप्टर अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। वैसे मुझे नहीं पता कि इससे कोई क्वेश्चन आता नहीं आता, क्योंकि मैंने तो कभी इसके एग्जाम में कोई क्वेश्चन देखा नहीं है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा था मुझे हालांकि ये वाला चैप्टर घातांक और करने वाला, क्योंकि ये किसी टीचर ने ना पढ़ाया हुआ नहीं है, ना तो ये राहुल तिवारी सर ने पढ़ाया आई थिंक, और ना ही ये आदित्य सर ने पढ़ाया, जिन्होंने 21 मैराथन ली थी, 21 दिन 21 मैराथन के नाम से जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर यूपी पुलिस के लिए, उसमें भी सर ने ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया आई थिंक, और राहुल तेवजा सर ने भी नहीं पढ़ाया ये वाला चैप्टर घातांक और करने वाला, इसलिए थोड़ा सा वीक है मेरा भी ये चैप्टर। कोशिश करूंगी कि कहीं और से भी पढ़ लूँ। और इसके बाद मेंसुरेशन का चैप्टर पढ़ना है 2D वाला, तो ये वाला तो मैंने चैप्टर बता भी दिया था वैसे आपको पहले भी। तो इतने चैप्टर है, 18 चैप्टर्स हैं इस बुक के अंदर। और अगर बात करूँ जो इम्पोर्टेंट है, एलसीएम और एचसीएफ इम्पोर्टेंट है, और मेंसुरेशन के चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, और परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस इंपॉर्टेंट है, सिंपल इंटरेस्ट और पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है, एवरेज इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
और टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन जरूर आ सकता है। और नंबर सिस्टम को काफी अच्छे से कर लेना, इससे आ सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन नंबर सिस्टम वाला चैप्टर। तो बस इतने चैप्टर थे इस बुक के अंदर। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लास्ट 18 लिखा हुआ है, 18 चैप्टर है यहाँ में। और इसके बाद ये कुछ टेस्ट दे रखा है जिसको मैं बोल रही थी मिनी मॉक टेस्ट। इसके अंदर हर मॉक टेस्ट के अंदर 20 क्वेश्चन है, तो इसको टाइमर लगाकर आप अपना टेस्ट दे सकते हो। जैसे कि मैथ की बात करूँ तो 20 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप जैसे इसको मिनी मॉक टेस्ट देते हो ना, तो एक टाइम सेट कर लिया करो कि 20 मिनट के अंदर हमें कोशिश करनी है कि हम 20 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन सोल्व कर पाए। हालांकि ये बहुत कम टाइम है, बट ये वाले जो क्वेश्चन ही हो जाते हैं क्योंकि इजी क्वेश्चन है। तो जो मैथ के जो हम टेस्ट देते हैं RWA पर, उसमें जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं वो इतने कम टाइम में नहीं हो पाते, लेकिन ये वाले हो जाते हैं। तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो मैथ्स में हमें पढ़ने हैं। और अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होगा, वैसे तो अभी अगस्त तक का टाइम है, तो आप ये सभी चैप्टर्स पढ़ लेना जितने भी बताए थे। यूनिट डिजिट और रिमाइंडर थ्योरम वगैरह अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इन पर बेस्ड ना काफी क्वेश्चन इजी बन जाते हैं। तो ये सभी चीजें पढ़ लेना। और आपका जो भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।